Hello student, myself Dr. Renu Mittal, Associate Professor BSR Government Arts College Alwar, Department of Political Science। जैसा कि आपने मेरे दो वीडियो मैंने शीत युद्ध पर डाले थे। पहले शीत युद्ध के क्या कारण रहे और दूसरी बात शीत युद्ध की समाप्ति के क्या कारण रहे। आज हम ये पढ़ेंगे शीत युद्ध की समाप्ति के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे कि शीत युद्ध के जो रोकने के प्रयास थे वो हमने इससे पूर्व के वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि शीत युद्ध की समाप्ति के क्या कारण रहे, कि किन कारणों की वजह से शीत युद्ध समाप्त हो गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो 3 दशक तक शीत युद्ध चालू रहा और उसकी जो एक अवधारणा है, कंसेप्ट है, वो कब खत्म हुआ? वो खत्म हुआ अपने उसके बाद में शीत युद्ध के बारे में जो 1991 को ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से शीत युद्ध लुप्त हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ कारण होते हैं। देखो, कोई भी चीज जब समाप्त होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं और उन कारणों का क्या वजह रही कि शीत युद्ध समाप्त हुआ, इन कारणों के बारे में यहाँ हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि शीत युद्ध 2 महाशक्तियों के बीच में लड़ा गया था। एक्चुअली ये विचारों का मतभेद का युद्ध था, जो कि अस्त्र शस्त्रों से भी ज्यादा भयानक रूप था इसका, क्योंकि कहते हैं कि मनभेद बहुत ज्यादा खटकता है, बजाय आप उसके बारे में अगर अपन आमना सामना किसी को मार देते हैं तो वो थोड़ी देर बाद में चोट सही हो जाती है, लेकिन अगर आपके मनों में भेद आ जाता है तो वो गहराई कर जाता है। तो इसी उसमें कि शीत युद्ध जो समाप्त हुआ उसके कारणों में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का विघटन कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो 1917 में इसमें साम्यवादी क्रांति हुई थी और सोवियत संघ एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर हमारे सामने आया था। 1945 से जब से शीत युद्ध प्रारंभ हुआ और 1991 तक एक विश्व संबंधों में सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था। इस महाशक्ति का 1991 में विघटन हो गया और इसके जो 3 राज्य, बाल्टिक राज्य थे, एस्टोनिया, लैटविया तथा लिथुआनिया, तो पहले ही स्वतंत्र हो चुके थे। धीरे धीरे क्या हुआ, इससे एक एक करके अन्य राज्य भी स्वतंत्र होने लगे। आंतरिक आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं के कारण इनको एक सूत्र में बांधकर रखना संभव नहीं हो पा रहा था और ये जो राज्य स्वतंत्र हुए, इन्होंने मिखाइल गोर्बाचोव की जो उदारवादी नीति 1991 में आ गई थी उसका पूरा लाभ उठाया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ऐसे समय में जो सोवियत संघ एक महाशक्ति का रूप था वो इन राज्यों को स्वतंत्र होने से रोक नहीं सका, इनका बिखराव रोक नहीं सका और साम्यवादी दल समाप्त हो गया। गोर्बाचोव की आर्थिक नीतियां, साम्यवाद की हठधर्मिता, बाल्टिक राज्यों की भूमिका, मुक्त बाजार व्यवस्था, लोकतंत्र का आकर्षण आदि तत्वों ने सोवियत संघ के विघटन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इससे शीत युद्ध स्वतः ही समाप्त हो गया। तो आपको देखो, मैं एक बात और बता दूं, जैसे कई बार अपने छोटे क्वेश्चंस आते हैं 2 नंबर के या 5 नंबर के, तो अगर आपको ये पूछा जाए कि सोवियत संघ का विघटन का मतलब क्या है, तो इसमें हम ये बता सकते हैं कि प्रारंभ में सोवियत संघ में जो कंबाइंड राज्य थे वो धीरे धीरे गोर्बाचोव की उदारवादी नीतियों के कारण में धीरे धीरे स्वतंत्र लिबरल होने लगे और सोवियत संघ जो है वो टूटने लगा और जिसमें फिर रूस भी एक अपना स्वतंत्र राज्य बन गया। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो साम्यवादी नीति के कारण एक सोवियत संघ एक कंबाइंड एक
कंसोलिडेट एक स्ट्रांग जो कंट्री था वो धीरे धीरे डिस्पर्स होने लगा। तो ये सारी चीजें हम इसमें लिख सकते हैं। दूसरा जो कारण आया शीत युद्ध की समाप्ति का, वो आया सोवियत संघ का आर्थिक दिवालियापन। 1945 के बाद सोवियत संघ लगातार अपना अधिकतर पैसा शस्त्र निर्माण व अंतरिक्ष अनुसंधान पर खर्च करता चला आ रहा था। उसने अपने देश में ऐसे कारखानों और उत्पादन इकाइयों के विकास पर ध्यान नहीं दिया जिससे उसके व्यापार में वृद्धि होती, लोगों को रोजगार मिलता और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती। उसने पश्चिमी शक्तियों के साथ में जो प्रतिस्पर्धा थी वो किस तरह की थी, आर्थिक प्रतिस्पर्धा को तो साइड रख दिया था, आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तो ध्यान नहीं दिया, और वो सामरिक यानी कि युद्ध संबंधी सामग्री प्रतिस्पर्धा ने उसको दिवालिया बना दिया था। उसकी राष्ट्रीय आय लगातार घटती जा रही थी और निर्यात लगातार कम होते होते शून्य पर पहुंच गया था। कृषि उत्पादन भी चौपट हो गया था, श्रमिक लगातार हड़ताल करने लगे थे। खाड़ी युद्ध ने उसके शस्त्र निर्यात को बहुत गहरा आघात पहुंचाया था। उसके लगातार गिरते उत्पादन ने लोगों में गरीबी व भ्रष्टाचार को जन्म दे दिया था और लोगों की जो क्रय शक्ति थी वो कम हो गई थी। पश्चिमी देशों से सोवियत संघ को आर्थिक सहायता की मांग करनी पड़ी थी और इसके एवज में, सहायता के एवज में पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ पर बहुत सारी कठोर शर्तें लगा दी थी और इन शर्तों के रहते हुए इस प्राप्त सहायता से वह अपनी सैनिक शक्ति को, सैनिक प्रतिस्पर्धा को जारी नहीं रख सकता था और इसी कारण से वह अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता के लिए उठने वाले आंदोलनों को भी रोक नहीं सका। सभी राज्यों ने एक एक करके स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और अंत में इस साम्यवादी देश का विघटन हो गया और उसका इस तरह से आर्थिक दिवालियापन या आर्थिक मजबूरियां ही उसके अंत का कारण बन गई और इसी से शीत युद्ध का भी अंत हो गया। कोई भी चीज अंत कब होती है, जब दो पक्षों के बीच में एक पक्ष कमजोर हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली जो लड़ाई होती है वो अपने आप खत्म हो जाती है। तो इसमें क्या हुआ कि सोवियत संघ एक तो धीरे धीरे टूटने लगा, फिर उसकी जो पावर थी वो आर्थिक पावर पूरी तरह से खत्म हो रही थी, लोग बेरोजगार हो गए थे, काम करना आर्थिक रूप से कम हो गया था और जो उसने सैनिक प्रतिस्पर्धा में अपनी सारी ताकत झोंक दी थी जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया था। फिर उन्होंने क्या हुआ कि खाने को मोहताज हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में जब पश्चिम से सहायता ली तो उन्होंने कुछ शर्तों के आधार पर सहायता दी कि आप इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। भाई जब कोई अपने आप को सुपर समझता है, जब अपन किसी की हेल्प करते हैं, एक तो हेल्प करना दूसरी बात होती है, लेकिन अगर कंडीशनल हेल्प करते हैं तो वो अपने फेवर के लिए बात करते हैं। उसमें ये रहता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप हमसे मतलब हमारे पर युद्ध नहीं करेंगे या किसी तरह का किसी से कमिटमेंट नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सोवियत संघ की जो आर्थिक दिवालियापन था ये भी एक शीत युद्ध की समाप्ति का कारण बना था। तीसरी बात आती है इसमें, लोकतंत्रीय विचारधारा का अंत हो गया। साम्यवाद की हठधर्मिता ने जनता को लोकतंत्रीय विचारधारा की ओर जाने पर विवश कर दिया था, क्योंकि जनता क्या थी कि एक साम्यवादी नीति से जनता बहुत आहत हो गई थी और वो इसके लिए मुक्ति पाने के लिए तैयार बैठी थी और 1991 में जनता को ऐसा अवसर मिल गया। पूर्वी यूरोप के देश स्वतंत्र निर्वाचन वाली बहुदलीय लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था को अपनाने लगे थे। सोवियत संघ के सभी नवोदित स्वतंत्र राज्यों ने मिखाइल गोर्बाचोव के उदारवादी स्वभाव का फायदा उठाकर साम्यवाद को नष्ट कर दिया था। सोवियत संघ में भी 1990 में साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जन भावनाओं को व्यापक महत्व दिया गया। लोगों के मन में पश्चिमी देशों के प्रति सहयोग व प्रेम की भावना का प्रचार प्रसार होने लगा। साम्यवादी देश के रूप में पश्चिमी देशों के प्रति जो अविश्वास की भावना थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। तो इस तरह से क्या हुआ कि लोगों में एक जो
साम्यवादी जो प्रचार प्रसार था, उनकी जो घटक थे या उनकी जो विचारधारा था, वो प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। लोग उन्मुक्त जीवन जीना चाहते थे और वो लोकतंत्र के समर्थक हो गए थे। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है इसमें, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। 1990 में पूर्वी यूरोप के जो अधिकांश देश थे वो लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ गए थे और उन्होंने मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपना लिया था। और इसमें क्या है कि जो आर्थिक विकास का जो कम्युनिस्ट मॉडल था वो फेल होने लगा था। और क्योंकि इसमें क्या है, इस मॉडल ने जनता की क्रय शक्ति को कम कर दिया था। और लेकिन गोर्बाचोव के उदारवादी कार्यक्रम में हम बहुत इम्पोर्टेंट है, 1991 में जो सोवियत संघ की गोर्बाचोव की जो नीति आई थी, उसमें क्या हुआ कि उसने बाजार व्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान दिया और लोगों की जो एक लंबे समय की क्रय शक्ति की मांग थी वो बढ़ने लगी। और अब इस बाजार व्यवस्था से, मुक्त बाजार व्यवस्था से ही वो उनकी मांग पूरी होने लगी। और इसके फलस्वरूप परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सोवियत संघ और पश्चिमी देशों में व्यापार में वृद्धि होने लगी और G7 देशों से भी उसे आर्थिक सहायता की उम्मीद बढ़ गई थी और वेमनस्य समाप्त हो गया। अमेरिका तथा जर्मनी ने सोवियत संघ को आर्थिक मदद देकर जो जनता के मन में मतलब जनता को जो कठिनाइयां आ रही थी वो समाप्त हो गई और जनता ने भी लोकतंत्रीय व्यवस्था का समर्थन करते हुए साम्यवादी व्यवस्था को नकारा दिया और वो आलोचना शुरू कर दी। और इससे भी क्या हुआ, शीत युद्ध का अंत हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात हम बात करेंगे यहाँ पे, गोर्बाचोव की जो उदारवादी नीतियां थी। गोर्बाचोव ने शांतिपूर्ण और सहयोग की नीति अपनाई थी 1985 से और 1991 उन्होंने शीत युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ कम और मध्यम दूरी तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करने वाली संधि INF पर हस्ताक्षर किए। उसने ग्लासनोस्ट तथा पेरेस्ट्राइका, ग्लासनोस्ट मतलब खुलापन और पेरेस्ट्राइका पुनर्निर्माण की नीति को लागू किया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में नई व्यवस्था की शुरुआत हुई। सोवियत संघ की अलगाववादी प्रवृत्ति को जन्म दिया और पूर्वी यूरोप के देशों की स्वतंत्रता और लोकतंत्र का भी समर्थन करके उदारवादी कार्यक्रम को स्पष्ट किया गया। पहले भी बताया मैंने, वार्सा पैक्ट को सोवियत संघ ने समाप्त कर दिया था और इस तरह से भ्रष्टाचार और आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार जनता ने उनकी उदारवादी नीतियों का भरपूर फायदा उठाया और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने शुरू कर दिए। इससे सोवियत संघ का विघटन हुआ और इस विघटन ने शीत युद्ध का भी अंत कर दिया। आगे क्लियर हो गया बिल्कुल। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन या गोर्बाचोव की उदारवादी नीतियां, सोवियत संघ का आर्थिक दिवालियापन, लोगों का लोकतंत्र के प्रति बढ़ता रुझान, ये सब जो कारण रहे वो शीत युद्ध की समाप्त करने में अपनी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वार्सा पैक्ट को समाप्त कर दिया गया और अमेरिका के साथ सहयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी और लंबे समय से चला आ रहा तनाव समाप्त हो गया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव क्या पड़ा, क्योंकि दोनों देशों में तनाव का अंत हो गया। विश्व में जो एक हमेशा तनाव का माहौल रहता था वो खत्म हो गया और आतंक के संतुलन के स्थान पर हितों का संतुलन स्थापित हो गया। तृतीय विश्व युद्ध की संभावना का अंत हो गया और विश्व में क्या हुआ, सुरक्षा और विचारधारा के स्थान पर व्यापार और पूंजी निवेश का बात उभर के सामने आने लगी। सोवियत संघ की साम्यवादी देशों में लोकतंत्रीय सिद्धांतों का विकास हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का विकास हुआ, अमेरिका यहाँ पर एक मुख्य शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। तो जो भी अब क्या है कि शीत युद्ध का अंत हो गया, धीरे धीरे आज रूस ने धीरे धीरे अपनी शक्ति को वापस पा लिया है और वीटो पावर का संयुक्त राष्ट्र संघ में ये 5 देश अपनी वीटो पावर का आज भी प्रयोग करते हैं और आज भी विश्व की अनेक आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के संबंध को लेकर कहीं ना कहीं तनाव व्याप्त है।
इसलिए ये कहा जा सकता है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय संबंध रहेंगे तब तक शीत युद्ध का किसी न किसी रूप में अस्तित्व बना रहेगा। थैंक यू सो मच।